विश्व बधिर दिवस पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। ज्ञानेंद्रियां जो होती है किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी ज्ञानेंद्रिय नुकसानदायक होता है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पे और उस व्यक्ति पे पड़ता है। आज हम विशेषकर वैसे ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, और वो है कान। विश्व बधिर दिवस पे आज हम आए हुए हैं स्टूडियो में, हमारे मेहमान के तौर पे बुलाए हैं डॉक्टर आर.के. झा, जो कि आँख, कान और गला के विशेषज्ञ हैं। और हमारे एक और मेहमान हैं जो कि क्षितिज मूक और बधिर मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। तो दोनों का स्वागत है। सर, जैसा कि विश्व बधिर दिवस नाम से ही जाना जाता है कि बहरेपन या कान की जो होती है उसके लिए किया जाता है, तो सर हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जो सबसे पहले अर्ली स्टेज आते हैं, नवजात शिशु की अगर बात करते हैं, तो नवजात शिशुओं में बहरेपन की बीमारी कैसे आती है और इससे निदान कैसे पाएंगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है विनय जी। दरअसल बहरापन बचपन से ही हमको जांच करके जांचना चाहिए। कंजेनाइटल जब बच्चे पेट में रहते हैं उसी टाइम हम लोग जांच कर सकते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज के लिए कि कान डेवलप हुआ कि नहीं। भीतरी कान डेवलप, कान के 3 पार्ट, बाहरी कान, बीच का कान और भीतर का कान, तीनों पार्ट डेवलप हुआ कि नहीं। और जैसे जन्म से पहले माँ का हिस्ट्री लेते हैं कि माँ में रूबेला तो नहीं था, मिजिल्स तो नहीं हुआ था, मम्स तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो सब यदि माँ को हुआ है तो बच्चे को ट्रांसमिट होने का, बहरापन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसी तरह यदि माँ को किसी तरह का इंजेक्शन जैसे स्टेप्टोमाइसिन हुआ, जेंटामाइसिन हुआ, ये सब इंजेक्शन देते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन से माँ लोग लेती हैं, तो यदि लंबा समय तक लेंगी तो बच्चे में बहरापन का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो ये सब हम लोग पहले हिस्ट्री लेकर के पता कर लेते हैं। उसके बाद भी जब जन्म होता है तो आजकल हम लोग लेबर रूम में ही एक मशीन है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन मशीन है, जहाँ हम लोग जांच कर लेते हैं बच्चे के जन्म के साथ साथ ही, और तभी छुट्टी करते हैं बच्चे को कि हाँ इसमें ठीक है, अभी हियरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भविष्य में। तो बचपन में ही रैदर फ्रॉम पेट से लेकर जैसे जन्मा उसी टाइम यदि हम लोग पकड़ ले बीमारी को तो बहुत आसान हो जाता है इलाज करने में। अनिल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के और आपके पास इस तरह के बच्चे आते हैं, तो क्या चैलेंज होता है इन तरह के बच्चों को हैंडल करने में? ऐसा है विनय जी, जो हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं चिकित्सा जगत से थक जाते हैं, बहुतों में ये सुधार भी नहीं होती है और ये इस प्रत्याशा में काफ़ी लेट से आते हैं। जो बच्चे एक सामान्य बच्चों की तरह 2.5 साल में वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। कोई भी बच्चे 7 साल 8 साल से पहले हमारे विद्यालय नहीं आते हैं। तो जो 2.5 साल में जो हमारा एजुकेशन का मैनेजमेंट है, जो हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, वो मैं सिखाना उनके लिए 7 साल में करता हूँ। तो ये 2.5 साल और 7 साल के बीच का जो गैप हो जाता है, वो स्पेशली जब हम बधिर बच्चों की बात करते हैं तो इनके एजुकेशन में काफ़ी मायने रखता है। चूँकि बचपन से नहीं सुन पाए, इनमें शब्दावली की कमी रहती है, भाषा का विकास नहीं हो पाया रहता है, तो बिल्कुल ही उनके लिए एजुकेशन जीरो के समान है और उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और एजुकेशन तो इन बच्चों के लिए एक रामबाण है, जो कहा जा सकता है कि हम और डिसेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें बधिरों को शिक्षा देना बहुत ही कठिन होता है। जी डॉक्टर आर.के. झा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं और सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? चूँकि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं तो इस टर्म को पूरा। जी हाँ, हम जैसे कि सब लोग जानते हैं बहरापन तो कान के चलते ही होती है। तो कान का तो कान बाहर का एक पार्ट हुआ, एक तो बीच में कान होती है जिसमें कि कान का पर्दा होता है, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। बहुत पतली झिल्ली होती है कान का, जो कि बाहर के कान और बीच के कान में पर्दा का काम करता है, कोई चीज़ घुस नहीं जाए अंदर। जब हम तालाब में नहाते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, कान के अंदर नहीं चला जाए, वो झिल्ली जो है रुकावट का काम करता है। तो किसी किसी कारण इन्फेक्शन में झिल्ली फट जाती है तो उसका अलग ही इलाज होता है। फिर भीतर का कान होता है जहाँ नस होता है, और नस के चलते फिर ब्रेन में साउंड ले जाती है, तो वहाँ हम सुनते हैं। तो क्या प्रोसेस हुआ, कान के अंदर आवाज़ गई और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर हिट किया, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन से 8 गुना साउंड मल्टीप्लिकेशन होता है, जो भी हम बोल रहे हैं 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन।
फिर ये जाता है स्टेपिस में, जो कि फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस कहलाता है, सबसे छोटा बोन होता है शरीर का। स्टेपिस का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट से यही आवाज़ 16 गुना मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर जाती है कॉक्लिया में, जहाँ हेयर सेल्स रहता है, उसका वाइब्रेशन होता है, वो 32 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इतना गुना मल्टीप्लिकेशन के बाद इस साउंड को हमारे जो ब्रेन में साउंड सेंटर है, जहाँ हम लोग सुनते हैं, सबका सेंटर ब्रेन में है, तो वहाँ जाता है और वहाँ बोलता है, देखो कोई बोल रहा है, यू रिस्पॉन्ड। इस तरह से हम लोग सुनते हैं। अब इस प्रोसेस में कहीं भी रुकावट होगा तो सुनाई में दिक्कत होगी। तो अनिल सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने बताया कि सुनने की क्या प्रक्रिया है, तो जब बच्चे 7 साल या 8 साल में आपके पास आते हैं तो उनके अभिभावक जब आते होंगे तो क्या परेशानी वो बताते हैं और उनका समाधान आप कैसे करते हैं? होता क्या है कि हम लोग तो शिक्षा जगत से हैं और ख़ास करके बधिर बच्चों को शिक्षा देने का हम लोगों का कर्म है। और जब हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं तो उनके पास एक भी वर्ड नहीं रहता है, और शायद कोई बच्चा पापा मामा ये कॉमन वर्ड बोल देते हैं और उनसे वो सेटिस्फाइड। तो एक वर्ड के लिए वो माताएं जो उन बच्चों से उतने उम्र के बाद भी एक वर्ड नहीं सुन पाते हैं, तो काफ़ी विश्वास रहता है कि हम इस स्कूल में जाते हैं तो शायद हमारे बच्चे का कोई कल्याण हो जाए। और हम लोग ठीक उसी रूप से उनको अल्फ़ाबेटिकली कहे या वर्ड के लेवल में कहे, उनको प्रैक्टिकली हम लोग उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। और इसमें है कि जैसे हमारा मुंह का जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं, जो पार्ट्स जिसको कहते हैं, पैलेट है, टंग है, टीथ है, वगैरह वगैरह, तो लिप्स है, तो इस तरह की जांच हम लोग प्रॉपर करते हैं। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो विभिन्न विशेषज्ञों से जांचा हुआ रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं, मेडिकल साइंस शायद उस पर काम नहीं कर रही है, इस कंडीशंस में वो हमारे विद्यालय आते हैं। क्योंकि हर आदमी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां मेडिकल साइंस पहुंचा हुआ है, तो ऐसे बच्चे हमारे यहाँ लेट से आते हैं और तब हम लोग उनको शिक्षा का मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल में हो, नर्सरी लेवल में हो, वो जिस साइट से आते हैं, फिर मैनेजमेंट हम लोग उसके मुताबिक करते हैं बच्चों को क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, तो उन डिवाइसेस को लगाकर क्या इसको रोका जा सकता है, और डिवाइसेस लगाने की सही उम्र क्या होगी और क्या इसमें कॉस्ट आता होगा? ऐसा है कि जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आपका बच्चा नहीं बोलता है तो इसका मतलब नहीं सुन रहा, ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए। लोग इंतज़ार करते रहते हैं, अभी 2 साल का हुआ, 3 साल में बोलेगा, 5 साल में जाकर बोलेगा, और इस तरह से देर करते जा रहे हैं। कोई भी डिवाइसेस जितना जल्दी हम लोग लगाएं, जैसे कि आजकल कॉक्लियर इम्प्लांट निकला हुआ है, यदि हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि नहीं बच्चा का नस सूखा हुआ है और ये इसके कान में डिफेक्ट है, तो हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट अर्ली करना, 6 महीना के बाद ही कर लें तो और अच्छा है, साल भर में कर लें और 3 साल तक कर लें, अच्छा। उसके बाद यदि हम करेंगे तो रिजल्ट हमको अच्छा नहीं आएगा। ऑलरेडी नस जब एक बार दबा हुआ रहता है तो फिर कितना कुछ करेंगे तो काम नहीं करता है। तो जितना जल्दी, इसलिए जागरूकता और पेरेंट्स की तरफ से तत्परता ये बहुत ज़रूरी है इस बहरापन के इलाज के लिए। और जितना ही ज़्यादा जागरूक पेरेंट्स रहेंगे उतना ही जल्दी इलाज होगा। और मूक बधिर बच्चे भी आजकल बोलना शुरू कर दिए हैं, कोई इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कि टेक्नोलॉजी अभी आ गई है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, इवन हियरिंग एड्स सब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आए हैं। और मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग मशीन लगाने बोलते हैं, चश्मा लोग लगा लेते हैं पटाख से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मशीन बोलते हैं कान में लगाओ तो स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ तो एकदम तैयारी नहीं होती है, जबकि कान में मशीन जैसे और चश्मा लगाते हैं, जैसे मशीन लगाइए आप, तो आपका हियरिंग बढ़िया होगा। हियरिंग बढ़िया होगा तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन नहीं करके आप अपने को साई हो जाते हैं, अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं। क्यों? खराब लगता है समाज में आने, आपकी बात समझेंगे नहीं, उनकी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारा टेक्नोलॉजीज अभी आ गई हैं जिससे कि आप बहरापन या बधिरपन दूर कर सकते हैं। ये अर्बन एरिया में बहुत हद तक हम लोग उस मुकाम पर हासिल हो कर लिए हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया हैं, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, जो क्लिनिकल डॉक्टर के एडवाइस में नहीं जाते हैं, घर में आया के माध्यम से उनकी डिलीवरी होती है, वहाँ कहाँ उनकी जांच हो पाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं विशेष करके कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स में नहीं आए, जहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जन्म लेते हैं, बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो सुन पाता है कि नहीं पाता है, लेकिन जो गांव में जो डिलीवर्ड करते हैं वो 6 महीना साल भर तो किसी डॉक्टर के पास ही नहीं जाते हैं। तो इस कंडीशन में मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनके बच्चे आए घर में
खुशी का माहौल रहा। लेकिन बच्चे अगर सोए रहते हैं, माताएं घर में बर्तन का कोई काम कर रही है, अगर बर्तन गिर रहा है बच्चे जग नहीं जा रहे हैं, कोई आवाज़ भी आ रहा है फिर भी बच्चे चौंक नहीं रहे हैं, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। और उन माताओं को चाहे उस फैमिली को ये बात सोचनी चाहिए कि इतना लाउडेड आवाज़ होने के बाद भी हमारा बच्चा सोया रह गया। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर बच्चे लाउडेड आवाज़ को भी सुन करके चौंके नहीं या उठ नहीं पाए तो समथिंग इज रॉन्ग, मे बी वो सुनने से उनको परेशानी हो रही है। अनिल सर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि लाउडेड आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अगर बच्चों की पढ़ाई की जब बात करते हैं, लंबे अरसे से आप शिक्षक रहे हैं अध्यापन के दौर में, तो कितना चैलेंज होता है बच्चों को पढ़ाना, और क्या सिलेबस जो है सामान्य बच्चों से इनका अलग हो पाता है? नहीं, ये सिलेबस की जहाँ तक बात है, ये हमारे प्रदेश का परंपरा रही है। जो एक सामान्य बच्चों को जो सिलेबस पढ़नी पड़ती है, चाहे वो 1 क्लास का हो या 10th क्लास का हो, वही सिलेबस हम लोग भी इन बच्चे को पढ़ाते हैं। हम लोग किसी विशेष बच्चों के लिए अलग से स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, अलग से उनके लिए बुक डिजाइन किया जाता है, लेकिन हमारे इन बच्चों के लिए कोई अलग से ऐसा प्रावधान अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। और जिसके कारण हम सामान्य बच्चों के साथ जो जिनके पास जो सिलेबस है सामान्य बच्चों के लिए, वही सिलेबस हम इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और उसी सिलेबस के मुताबिक हम इनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जाहिर है कि हम लोग इनके लिए पिक्चोरियल्स बुक्स ज़्यादा यूज करते हैं ताकि उनको हम लैंग्वेज को डेवलप कर सकें। डॉक्टर आर के झा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे जैसे शहर में हैं उनकी तो इलाज दर बदर होते रहती है समय समय पर, लेकिन अगर सुदूर क्षेत्र की बात करें, ग्रामीणों की बात करें, और झारखंड प्रदेश में ज़्यादातर वैसे महिलाएं हैं जो अवेयरनेस की कमी है उनके पास, उनके बच्चे नदी तालाब में नहाते हैं, तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है बहरेपन की, और अगर यह होता है तो इससे निजात हमारे ग्रामीण महिलाएं कैसे पाएँ? अभी कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता पर बहुत ध्यान दिया है कि गांव-गांव में पोस्टर टांगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए। और दूसरी बात आपने जो बोला नदी नाला में नहाने से, चूँकि भैंस भी गाय भी उसी में नहा रहा है और ये भी नहा रहे हैं, कूद के स्नान करते हैं, तो कान में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। वो फंगस के चलते कान का पर्दा को नुकसान करता है, पर्दा फट जाता है, तो इसके चलते बहरापन आता है। तो ये तो जागरूकता फैलाना है और गाँव सब में पोस्टर कर दें, कैंप वगैरह करें, तो जितना जागरूक करेंगे, जो लोग जितना जागरूक होंगे ये सबसे बचाव करेंगे तो उतना ही ज़्यादा होगा। प्लस आजकल जो वैक्स के चलते ही बहुत समय बहरापन होता है, लोग अपने से निकालते रहते हैं, खोदते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कुछ वैक्स डिजॉल्वेंट्स आता है, इसको हम लोग देते हैं, फूलता है, उसके बाद हम लोग साफ़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ ध्यान देने से तो ऑटोमेटिकली बहरापन कम हो जाती है। अनिल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी टेक्नोलॉजी की बात जब कर रहे थे तो स्मार्ट क्लासेस बहुत ज़्यादा चले कोविड में, और उनमें सुनने वाले ही बातें ज़्यादा थी, देखने वाले थे, वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। तो वैसे में जो ये बच्चे थे उनको आप लोगों ने कैसे पढ़ाया और क्या कुछ इसमें डिफ़िकल्ट आए? ये तो बहुत ही कठिन सवाल है इन बच्चों के लिए। अब जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बधिर जो सुनते ही नहीं हैं, जो जब हम सामने बच्चों के साथ बैठ करके किसी बोर्ड पे कोई एक्टिविटी करते हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं सुन पा रहे हैं। ऑनलाइन तो उनके लिए बहुत ही कठिन वाली बात थी। तो हम लोगों ने जब ऑनलाइन इन बच्चों के लिए कोविड के पीरियड में स्टार्ट किया था, तो हम लोग उसके पहले पेरेंट्स मीटिंग किया था, वो भी ऑनलाइन ही किया था, क्योंकि आना जाना प्रोहिबिटेड था सरकार के तरफ से। तो हम लोगों ने गार्जियन को पहले काउंसलिंग किया कि भैया ऑनलाइन करने का मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे आपके बच्चे सुन लेंगे, आप उन बच्चों के पास बैठो ताकि हम जो बोल रहे हैं वो ऑडियो के माध्यम से आप सुनोगे और उस सुनी हुई बातों को एक्टिविटीज़ में आप उनके साथ करोगे, बच्चों के साथ, तब कहीं जाके वो ऑनलाइन हमारा सक्सेस होगा। एक सामान्य बच्चे को तो मैं बोल देता हूँ, वो सुन लेता है और एक्टिविटी कर लेता है, लेकिन हमारे वो बच्चे जो हम कुछ बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे, और वहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ती थी जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। कभी बच्चे के पास कोई वीडियो जा ही नहीं रहा है, ना हमारी आवाज़ को जा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर उनके साथ कोई पेरेंट्स या कोई भी मेंबर जो सुन रहे हों, बोलने वाले हों, तभी वो ऑनलाइन हम इन बच्चों के लिए सक्सेस कर पाए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा कोविड के सामने कि इन बच्चे को मैंने ऑनलाइन कक्षा का व्यवस्था किया और अच्छा
रहा उनका परफॉर्मेंस। डॉक्टर सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी जो अगर लाइफ स्टाइल की बात करें या युवाओं की बात करें तो अक्सर देखते हैं कि जब डिस्टेंस दूरी कहीं पर तय करते हैं, कहीं जाना आना रहता है, तो कान में हेडफोन लगा के चलते हैं। आजकल जो ईयरफोन हेडफोन सब यूज़ करते हैं, यदि हाई वॉल्यूम साउंड जो सुनते हैं वो बहुत नुकसानदेह होता है। ईयरफोन तो नहीं यूज़ करना चाहिए, हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, लो वॉल्यूम का रहे, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहे, यू कैन यूज़। लेकिन अभी जो ट्रैफिक में इतना ज़्यादा साउंड रहता है, इवन नॉर्मल पर्सन्स को इतना ट्रैफिक में साउंड का झेलना पड़ता है, एंड दैट टू 70-80 डेसिबल से ज़्यादा यदि साउंड है तो आपके कान को नुकसान पहुंचाता है। तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। हम अपना कान को ईयर प्लग से ढांपे, जैसे कि कोल इंडस्ट्री सब में होता है, वर्कर्स को ईयर मफ्स दिया जाता है पहनने के लिए, क्योंकि ब्लास्ट जब होता है तो बहुत आवाज़ होती है 80, 90, 110 डेसिबल तक, तो जो कि कान के पर्दा को सीधे फाड़ सकता है। तो उसको रोकने के लिए ईयर मफ्स वगैरह देते हैं। तो एक बचाव का वो एक उपाय भी है। आप अपना ये जो विंडोज़ ग्लास वगैरह बंद करके जाएँ तो साउंड कम आएगा आपके उसमें, तो इससे भी बच सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, और लाउड साउंड तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। और क्या कुछ सावधानी हमारे जो हैं दर्शक वो बरते कि बहरापन उनको ना हो? नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में तो मैं बोला पेरेंटल एजुकेशन और पेरेंटल कैचिंग जल्दी अर्ली एज में पकड़ लें। कंजेनाइटल पकड़ लें, कंजेनाइटल होने के बाद भी पकड़े, जब हम लोग टेस्ट करते हैं, यदि हम लोग ओके बोल दे रहे हैं तो ठीक है। और उसके बाद भी यदि पेरेंट्स को लगे नहीं कम सुन रहा है तो हम लोग ऑडियो इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री वगैरह करते हैं, जिससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये तो बच्चे में हो गया। बड़ों में प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा वैक्स है कान में, गंदा भरा हुआ है, उसके चलते बहरापन होता है, तो काने का डॉक्टर देख के न बताएंगे, बाहर से तो दिखाई देगा नहीं। कान का रास्ता इतना लंबा होता है, उसमें यदि गंदा भरा हुआ, उसके चलते आवाज़ अंदर जा नहीं रही है, तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। पर्दा यदि फटा हुआ है किसी कारण से, इन्फेक्शन से, चोट से, इंजरी से, तो पर्दा का आजकल हम रिपेयर करते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन यदि है तो उसको टिम्पैनोप्लास्टी करके हम लोग रिपेयर कर देते, तो उससे भी बहरापन खत्म हो जाएगा। और आगे बढ़िए, आपका स्टेपिस जो सबसे छोटा बोन जो पिस्टन टाइप का काम करता है, वो यदि किसी कारण बस फिक्स हो गया हो, यदि उसका पिस्टन नहीं काम कर रहा है तो उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ऑन द टेबल लोग सुनने लगता है। तो बहुत सारे बहरापन ऐसे हैं जो उसको हम लोग इलाजेबल कर दिया, माने इलाज करें तो ठीक हो जाता है। लेकिन नस वाला यदि प्रॉब्लम होता है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा इलाज संभव नहीं होता, उसमें हम लोग हियरिंग एड वगैरह दे करके काम चलाते हैं। अनिल सर, जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा जो है सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी मनुष्य के लिए, और शिक्षित व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। ऐसे में सामान्य बच्चों से इतर जो ये बच्चे हैं, ये जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं इनको लेने के लिए, और कैसे ये सर्वाइव कर पाते हैं जब बड़े स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ बैठते हैं, तो उस तरह से कैसे आप लोग तैयार करते हैं? ऐसा है विनय जी कि बच्चों की शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, सरकार या केंद्र सरकार की जो प्रोविजंस है वो तो बहुत ही अच्छे प्रोविजंस है, चूँकि रिसर्चर और अच्छे अच्छे विद्वान का रिकमेंडेशन होता है किन्हीं बच्चों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें हमारे इस बधिर बच्चों के लिए ही है। हमारे प्रदेश की हालत है जो यहाँ बधिर बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है प्रदेश के अंदर। तो यहाँ जो हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं, पहले 5th पास करके बाहर चले जाते थे, आज 8 क्लास तक हमारे यहाँ कक्षाएं व्यवस्था की जाती है, वहाँ से पास करके जाते हैं। तो उनको सबसे पहले है कि एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि वो सामान्य स्कूल में ही एडमिशन लेने जाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था विशेष व्यवस्था इन बच्चों के लिए नहीं है। तो वो सामान्य स्कूल में जब जाते हैं तो पहले तो उनका एडमिशन लेने से वहाँ कतराया जाता है कि भाई इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास प्रोफेशनल्स नहीं है। तो कहते हुए दुख की बात है कि मोर देन 80% बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे बैठ जा रहे हैं शिक्षा के अभाव में और उनके लिए विशेष व्यवस्था के अभाव में। तो हमारा काम है कि हम जो 8वीं तक उनको पढ़ाने की व्यवस्था रखे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जो व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है, हम आगे की व्यवस्था क्या होगी ये डोंट नो, मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो आज के डेट में व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के रूप में हम बच्चे को इस रूप से तैयार करते हैं कि अगर उन्हें विशेष व्यवस्था के लिए हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था ना हो तो वो एक सामान्य स्कूलों में भी
इस तरह अपने वातावरण में एडजस्ट कर जाएं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो वो सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ने का व्यवस्था में वो आगे बढ़ सके। और इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे 20% बच्चे जिनके गार्जियन भी वफादार हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि कुछ गार्जियन में ये मिसकंसेप्शन आज भी है कि ये बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, हमारे सामान्य बच्चे के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, इन बच्चों को पढ़ के क्या करेंगे, ये क्या पढ़ पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही उनका एक भ्रांतियां हैं मन में। ये 100% बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल का ये गर्व की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट बच्चे आज जूनियर इंजीनियर हैं, बैंक में हैं, रेलवे में है, इनकम टैक्स में है, हाई कोर्ट में है, कहाँ नहीं है। लेकिन ये स्कूल का बड़प्पन नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम उन अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उन बच्चों पर इतना मेहनत किया जो आज उनके बच्चे एक सही मुकाम पर एक सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन की जो व्यवस्थाएं हैं हमारे प्रदेश में थोड़ा लचर है, जिसके लिए हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और मैं ये आशा करते हैं कि हमारी सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। अभिभावक हैं या फिर जो बच्चे हैं जो और अच्छा कर सकते हैं खेल कूद की दुनिया में, चाहे आपने कहा कि बैंक, रेलवे और विभिन्न जगह गए हैं, तो इनके अभिभावकों और जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो पहले अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करें, चाहे वो रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो। आज भी अर्बन एरिया में तो कुछ लोग हैं जो विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार में, शासकीय प्रचार प्रसार में वो अवेयर रहते हैं, तो चाहे वो डॉक्टर साहब के माध्यम से ही क्यों ना जाए। डॉक्टर साहब लोग भी क्या करते हैं, उनको इलाज के दरमियान भी कुछ बच्चे को रेफ़र कर देते हैं कि नहीं इनको एजुकेशन की भी ज़रूरत है। तो ऐसे भी रेफरल केसेस हमारे विद्यालय में आते हैं। तो मैं उन अभिभावकों को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उसमें कहीं दो मर्ज नहीं है कि हमारे जो सामान्य बच्चे जो काम कर सकेंगे वो ये बच्चे नहीं कर सकेंगे। आप उनको मौका दो, अवसर दो, उस पर सहानुभूति करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें जिम्मेवार व्यक्ति बनाने के लिए उनको काम दो, उनकी ड्यूटी बांटो। और मैं समझता हूँ कि 110% वो बच्चे अपने जिम्मेवारी के साथ उस काम को कर लेते हैं। तो मैं यही संदेश देता हूँ कि उनको नियमित उनको भी शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य है, जिसे आम बच्चों के लिए वो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ सावधानी बरतें जिससे कि कम से कम बहरापन हो सके? 3-4 बातों को ध्यान देने की चीज़ है। एक तो बच्चों में यदि बधिरपन थोड़ा भी प्रकट होता है तो तुरंत कान नाक गला विशेषज्ञ से संपर्क करें। आजकल हम लोग भी कैंप करने लगे हैं स्कूल सब में, जहां जाकर हम लोग कान का नियमित जांच करते हैं और यदि कान का पर्दा फटा हुआ कुछ बीमारी हो तो तुरंत पेरेंट्स को बताते हैं कि आप आइए, हम इसका इलाज करेंगे। तीसरी चीज़ है, कहावत है, सदा कान का रखो ख्याल, उसका हो ज़िंदगी खुशहाल। इसलिए हमेशा कान का ख्याल रखिए, लाइफ लॉन्ग आप खुशहाल रहेंगे। और हमारे अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस पर जोर दिए हुए हैं, स्टेट वाले भी जोर दिए हुए हैं कि कान का कैंप लगाया जाए हर जगह। और कॉकलियर इम्प्लांट जो इतना महंगा ऑपरेशन है उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी यूडीएफ के माध्यम से। वो जितना कॉस्ट बैठता है हर एक एमएलए को कोटा बटा हुआ वो लोग अपने फंड से रिलीज़ कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के बच्चे जो मूक बधिर हैं उसको सुनने के लिए मशीन लगाना है तो वो लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं। विश्व बधिर दिवस पे क्या कहना चाहेंगे लोगों को, और यह क्या एक सप्ताह चले या एक दिन चले, यह मनाने से क्या ये हो जाएगा, इसके बारे में बताएं। आज विश्व बधिर दिवस पे मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि इस दिन का हम लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं वो सेलिब्रेशन हम उन बच्चों और अभिभावकों के लिए नहीं करते हैं कि आप उनके बच्चे में बधिर बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ें हैं। हम उनके लिए सेलिब्रेशन करते हैं जो हमारे शासन के लोग हैं, हमारे राजनीतिक के लोग हैं, जो इन बच्चों के विकास के लिए, इनकी उत्तम व्यवस्था के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए, इनके लिए व्यवस्था कर सके अपने प्रदेश में। तो ये आज विश्व दिवस के अवसर, बधिर दिवस के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि उन बच्चों के विकास के लिए ये दिवस मनाया जाए और उनकी उन्नति के लिए, उनका शिक्षाविद बनने के लिए आज के दिन का इम्पोर्टेंस समझा जाए। हमें ज़रूरत है वैसे बधिर बच्चों को समाज के प्रति, और समाज को भी चाहिए कि उनको हीन न समझे और अच्छा से अच्छा शिक्षा दे, सेवा दे और आगे बढ़ने का उनको प्रेरणा दे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आएँ, इसके लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत विनय जी। बहुत धन्यवाद। मैं विनय कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जोहार।